नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। आज राजस्थान के चुनाव के प्रचार का आखिरी दिन था, तो अब नेताओं का टाइम खत्म और वोटर का टाइम शुरू। 25 नवंबर को वोटिंग होगी, 3 दिसंबर को रिजल्ट आएगा और पता चल जाएगा कि गहलोत सरकार रिपीट हो रही है या डिलीट। राजस्थान में सरकार बदलने का रिवाज बदलेगा या बना रहेगा। आज प्रचार के आखिरी दिन प्रधानमंत्री ने सभाएं भी की और राजस्थान के वोटरों के नाम खुली चिट्ठी भी लिखी, जिसमें उन्होंने याद दिलाया कैसे गहलोत सरकार के ये 5 साल बेकाबू अपराधी, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, तुष्टीकरण की राजनीति, दंगे और भ्रष्टाचार के नाम रही। और प्रधानमंत्री भविष्यवाणी भी कर रहे हैं कि अब राजस्थान में गहलोत सरकार कभी नहीं लौटने वाली। वहीं दूसरी तरफ अशोक गहलोत हैं, जिन्होंने चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी और आखिरी वक्त तक वो ये दावा कर रहे हैं कि न तो वो कहीं जा रहे हैं और न राजस्थान से उनकी सरकार। वोटर उनके काम और कांग्रेस की गारंटी के नाम पर उन्हें एक बार फिर मौका देगी। इस पर गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि जिनकी खुद की कोई गारंटी नहीं है वो क्या गारंटी देंगे। लेकिन यह चुनाव अगर याद रखा जाएगा तो नेताओं के बीच जुबानी जंग के लिए। यहां मोदी ने राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार कहा तो राहुल गांधी ने पनौती और जेब कतरे से जवाब दिया, जिसके लिए उन्हें इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भी भेज दिया है। इसके बाद उन्हें प्रधानमंत्री मोदी को अपशब्द कहने के लिए जवाब देना पड़ेगा। बहरहाल इस चुनाव में क्या चलने वाला है क्या नहीं, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का जो प्रचार रहा उसकी मुख्य बातें एक बार फिर से आपको बता दें। प्रधानमंत्री ने जहां एक तरफ गहलोत सरकार के काम की अपनी तरफ से पोल खोली, याद दिलाया कि कैसे उनके मंत्री विधानसभा में मर्दों का प्रदेश है कहकर महिलाओं के खिलाफ बलात्कार जैसे अपराध को जस्टिफाई करते रहे। ये भी वो कहते रहे कि कैसे इन पिछले 5 सालों में प्रदेश के गौरव पर, राज्य की संस्कृति पर सवाल खड़ा हुआ। तो सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भविष्यवाणी और उस पर अशोक गहलोत का जवाब। पूरे राजस्थान के लोग लिख करके रखे, इस बार तो नहीं, अब राजस्थान में कभी भी अशोक गहलोत की सरकार नहीं बनेगी, कभी भी नहीं। ये मावजी महाराज की धरती पर से बोले गए शब्द है। गहलोत जी कौनी मिले वोट जी। अब कह दिया कि मैं गारंटी देता हूं 4थी बार मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, अगली बार मुख्यमंत्री वापस नहीं बनेंगे। ये भविष्यवक्ता है क्या? खुद तो भविष्यवाणी कर रहा है अगली बार मैं ही दावा और जवाब दोनों आपने सुन लिए। मेहमान बने हुए हमारे साथ, स्वागत करते हैं। हमारे साथ हैं राखी राठौर जी, भारतीय जनता पार्टी से। राखी जी स्वागत है आपका। और कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा जी। आलोक जी आपका बहुत स्वागत है। तो अब शुरुआत कहां से करें? आलोक जी, आपकी पार्टी ने, अशोक गहलोत ने बड़ा कॉन्फिडेंट चुनाव लड़ा, ये कहना पड़ेगा। रिवाज जो प्रदेश का कहता है उसके विपरीत। तो मैं समझना चाह रहा हूं आपसे कि आखिर ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? देखिए, मुझे लगता है सौरभ जी, कॉन्फिडेंस जब ही आता है जब कोई 5 साल तक सरकार अच्छे से चलाता है और जनता उस पर भरोसा करती है, तभी कॉन्फिडेंस आता है। और कॉन्फिडेंस लूज तब होता है जब मध्य प्रदेश की तरह 18.5 साल तक सरकार आप चलाएं और फिर उसके बाद आपको ये भी नहीं कहा जाए कि आप मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं कि नहीं हैं, ये भी नहीं पता हो। मुझे लगता है कि आज कॉन्फिडेंस का कारण केवल और केवल राजस्थान की जनता का भरोसा है। और कॉन्फिडेंस का दूसरा कारण है कि मोदी जी आज कोई भी बात जो कह रहे हैं उस पर राजस्थान की जनता भरोसा नहीं कर रही है। आपने देखा मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी बम्पर वोटिंग हुई है हमारे पक्ष में। पूरी तरह से वहाँ पर हमारी पूर्ण बहुमत की सरकारें दोनों जगह आने जा रही हैं। यही चीज़ हिमाचल और कर्नाटक में हुई थी, क्योंकि केवल अब बातचीत करने से, आप बड़ी बड़ी घोषणाएं करें, अब जनता थक चुकी है। जनता कह रही है आपने अपने मन की बात बहुत कर ली, अब हमारे मन की बात करके बताओ कि राजस्थान के लिए आपने क्या किया, उसका उत्तर दो। लेकिन उसका उत्तर देश के प्रधानमंत्री ना देश को देते हैं ना किसी और को देते हैं। और जिस तरह की भाषा और जिस तरह की शैली प्रधानमंत्री अपना रहे हैं, पहले शुरू में लोगों को लगा था कि शायद काफ़ी अच्छा हमारी बोलचाल की भाषा है, लेकिन अब लगा केवल तुकबंदी से और आप इस तरह से किसी भी साधु संत का नाम लेकर भविष्यवाणियां करने लग जाएं, यहाँ की धरती है बाबा की। अरे भाई, तो संत सन्यासी पूरे देश में रहे हैं, सब कुछ रहा है, लेकिन अब तो आप देश के प्रधानमंत्री के रूप में हैं।
देश के प्रधानमंत्री के रूप में आपका क्या विजन है देश के लिए और राजस्थान के लिए, उस पर लोग जनता वोट डालेगी। और विजन तो आपको 5 साल में आपको बताना चाहिए था। आप कोई राजस्थान के मुख्यमंत्री तो बनने जा नहीं रहे, आपको देश की जनता ने देश का प्रधानमंत्री बनाया था। अब देश के प्रधानमंत्री अगर आप बने थे तो आप उसका हिसाब दीजिए। 35 रुपए में डॉलर, 35 रुपए में पेट्रोल, 15 लाख रुपए अकाउंट में, 2022 तक सबको घर, और 2022 तक किसानों की आय डबल, पता नहीं कौन कौन सी घोषणाएं आपने की थी। अब देश पक चुका है और राजस्थान में कांग्रेस की बहार है। ठीक है, आलोक जी ने बता दिया कांग्रेस पार्टी के कॉन्फिडेंस की वजह। अब राखी जी बता दें भविष्यवाणी के पीछे का आधार कौन सी पत्री बांध करके यह भविष्यवाणी की गई है? देखिए सौरभ जी, पत्री बड़ी ऑब्वियस है और जनता उसको देख रही है। जिस तरह से मुख्यमंत्री जी पहली बार तो मुख्यमंत्री है नहीं राजस्थान के, इससे पहले भी जब जब इनका मुख्यमंत्री कार्यकाल रहा, उसके बाद जब चुनाव में कांग्रेस पार्टी गई इनके नेतृत्व में, हमने देखा कि 2003 में 56 सीटों पे, 2013 में 21 सीटों पे कांग्रेस पार्टी आके सिमटी। मैं तो ये कहना चाहूंगी कि एज अ मुख्यमंत्री राजस्थान की जनता ने अशोक गहलोत जी को कभी एक्सेप्ट किया ही नहीं था। 1998 के चुनाव के बाद में जब अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बने, उस समय परसाराम मदेरणा जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। जब 2008 के अंदर एक बार फिर मुख्यमंत्री बने, तब सीपी जोशी जी के, जो अभी विधानसभा के अध्यक्ष रहे, उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा। और 2018 में हम सब ने देखा कि किस तरह से सचिन पायलट जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी चुनाव में आई और आ गए हमारे मुख्यमंत्री जी। तो जिस तरह से पुराना रिकॉर्ड रहा है सौरभ जी, हमने देखा कि ना तो एज अ मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी ने कभी इनको एक्सेप्ट किया, और इनके मुख्यमंत्री कार्यकाल के बाद में जनता ने भी इनको एज अ मुख्यमंत्री हमेशा रिजेक्ट ही किया है। और उसका बहुत बड़ा एक कारण है, एक ठोस कारण यह है कि सिर्फ घोषणा करने से कुछ नहीं होता, ग्राउंड लेवल पर काम नहीं होता घोषणा वीर मुख्यमंत्री जी से। और इस बार तो उन्होंने आगे बढ़ के अपनी ही पार्टी के लोगों के बीच में जिस तरह की सिरफुटअव्वल रही, ऐसा लग रहा था कि हर महीने 2 महीने बाद की पता नहीं ये पार्टी अपनी पूरी 5 साल का कार्यकाल निकाल पाएगी नहीं निकाल पाएगी। और इस तरह की जो अस्थिरता हमेशा राजस्थान में पिछले 5 सालों में देखी, वही कारण था कि चाहे वो किसान वर्ग हो, चाहे वो महिला वर्ग हो, चाहे वो बेरोजगार वर्ग हो, युवा वर्ग हो, हर वर्ग जो है वो इनके प्रॉब्लम, इनकी जो पॉलिसी थी उनसे परेशान रहा। तो देखा हमने कोरोना में भी इन लोगों ने होटल में रुकने का एक रिकॉर्ड बनाया। जिस तरह की बातें इनके लोगों ने ही सरकार के बारे में कही, चाहे दिव्या मदेरणा जी की बात करूं जो कहती हैं कि राजस्थान में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, चाहे भरत सिंह कुंदनपुर की बात करूं जिन्होंने कहा कि इतना भ्रष्टाचार राजस्थान के अंदर है कि उन्होंने अपने सिर ही मुंडवा लिया। तो जो लाल डायरी की बात सौरभ जी हमने कई बार देखी कि लाल डायरी जो है वो जो विधानसभा के अंदर राजेंद्र गुढ़ा ने पेश की, तो किस तरह से विधायक उस पर झपट्टा मार रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि लाल डायरी के अंदर उनके जो कच्चे चिट्ठे हैं वो सामने आ जाएं। तो जो भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा रही, सेक्रेटरीट में 2 करोड़ से ऊपर का अमाउंट मिला, सोना मिला 1 किलो। तो जिस तरह की चीजें यहाँ पर रही, इस सबके ऊपर गहलोत साहब को कांग्रेस पार्टी को लगता है कि उन्होंने जो गारंटियां दी हैं और इस आखिरी 1 साल के अंदर जो जन कल्याणकारी योजनाएं गहलोत सरकार ने चलाई, उसका उनको फायदा मिलेगा। अभी आलोक जी बता रहे थे ना, हो गया हिमाचल में और कर्नाटक में, वहां लोगों ने गारंटी स्वीकार कर ली। हाँ, स्वीकार कर ली। उसके बाद सौरभ जी कर्नाटक में और हिमाचल में क्या हुआ, मैं तो चाहूंगी आज आपके चैनल के माध्यम से जनता भी देखे। कर्नाटक के अंदर तो जैसे ही सरकार आई कांग्रेस की, वहां के डिप्टी सीएम ने कह दिया, भाई विधायक साहब हमसे पैसा मत मांगिएगा, हमारे पास विकास का कोई पैसा नहीं है क्योंकि हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। वहां पे जिस तरह से बसेस फ्री की गई, महिलाओं को जगह ही नहीं मिली कि बसों के अंदर जाकर के वो अपनी एंट्री कर सके क्योंकि इतनी भीड़ बसों के अंदर हुई। तरीका ये होना चाहिए था कि बसें बढ़ानी चाहिए थी और उसके बाद जो है एंट्री की। जो गृह लक्ष्मी योजना थी 2000 रुपए वाली, वो भी अभी इन लोगों ने इसको रोका हुआ है, उसको निलंबित किया हुआ है, महिलाओं को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। और जिस तरह से वहां पर इन्होंने बिजली के दामों को बढ़ाया, 3 रुपए प्रति यूनिट बिजली जो है वो कर्नाटक के अंदर इनके कार्यकाल के आने के बाद में हुई। ये सेम स्थिति जो है वो हिमाचल में है, वहां वैट बढ़ा दिया डीजल का। तो काम तो एक सा ही है। वहां पर भी इन्होंने 5 लाख रोजगार देने की बात की थी जो गारंटी के अंदर थी, अभी कुछ नहीं हुआ। 22 लाख महिलाओं को 1500 रुपए हर महीने देने की बात थी, उसमें भी अभी तक कुछ नहीं हुआ। 600 तो गारंटी इनकी गारंटी की कोई गारंटी नहीं, आप ये कहना चाहती है। ठीक है राखी जी, मैं एक बार जरा आलोक जी से जवाब ले लेता हूं। जहां तक गारंटी का सवाल है, अमित शाह जी का एक स्टेटमेंट आया। सौरभ जी एक बार इस घोषणा पत्र के बारे में भी पूछ लीजिएगा, इस गारंटी के बारे में भी। इनका घोषणा पत्र, ठीक है, ये हंस रहे हैं आलोक शर्मा जी। अच्छा देखिए, अमित शाह जी ने गारंटी पर जवाब दिया, उन्होंने कहा मुख्यमंत्री की अपनी कोई गारंटी नहीं है, वो किस बेसिस पर गारंटी दे रहे हैं। और मोदी जी ने भी गारंटी पर बोला, वो बोले कि ये मोदी की गारंटी है कि राजस्थान को हम एक नई ऊंचाई पर लेकर जाएंगे। आलोक जी
देखिए, मुझे लगता है देश की जनता समझ चुकी है, जो मोदी जी कहते हैं वो तो होता ही नहीं, उसके तो विपरीत ही होता है। आप देखिए, जितनी घोषणाएं मोदी जी और तमाम बीजेपी के हमारे साथी अगर 2014 के आसपास के भाषण सुन लेंगे तो इनको स्वयं लज्जा आने लगेगी कि क्या क्या घोषणाएं कर कर हम यहाँ तक पहुंचे हैं, कौन कौन सी झूठ बोली है। 15-15 लाख तो यूं ही आ जाएगा, और जो पैसा आएगा वो इनकम टैक्स पेयर्स के अकाउंट में डल जाएगा, पता नहीं कौन कौन सी। मैं आऊँगा तो जितने सांसदों के ऊपर केसेस चल रहे होंगे, 1 साल के अंदर सबके फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के पता नहीं क्या क्या। मतलब आज तो हम सोचें तो लगता है कि भाई हम देश की जनता को किस तरह से गुमराह करके ये सरकार आई है। हमारी गारंटी इसलिए गारंटी है कि हमने कर कर दिखाया है। आप मैं 3 आंकड़े केवल सौरभ जी देश की जनता के सामने रखना चाहूँगा कि जिस समय पर हमारी सरकार आई, पर कैपिटा इनकम में राजस्थान 30वें नंबर पर था, आज 12वें नंबर पर है। जीएसटी के ग्रोथ रेट को अगर आप देखें तो वन ऑफ द हाईएस्ट इन नॉर्थ इंडिया है, 19.5% के आसपास किसी भी राज्य की ग्रोथ रेट नहीं है। मिल्क प्रोडक्शन में नंबर 1 हुए हैं। वहां पर जिस तरह से तमाम शैक्षणिक ढांचा तैयार हुआ है, 300 से ज़्यादा नए कॉलेज खुले हैं, 100 से ज़्यादा गर्ल्स कॉलेज खुले हैं, सैकड़ों स्कूल खुले हैं। इंदिरा रसोई का रिजल्ट कैसा है वो पूरे देश ने देखा है, किस तरह से तमाम चीज़ें आगे बढ़ी हैं। पर कैपिटा इनकम किसी भी राज्य की 50% बढ़ जाना, 50%, 48 पॉइंट समथिंग है, मैं एग्जैक्ट आंकड़ा भी दे सकता हूं। तो मुझे लगता है कि हमने ये चीजें करके दिखाई हैं। आज उसके आगे हम बढ़ रहे हैं कि हमने रोजगार लगभग 2.25 लाख दिए हैं, 1,93,000 पाइपलाइन में, तभी हमने 4 लाख का आंकड़ा रखा है। लेकिन आप बताइए ना भाई, आपने क्या दिया है? आपने तो कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे। आप देश की बात छोड़िए, मध्य प्रदेश में पिछले 6 वर्षों से एमपीएससी में एक भी रिक्रूटमेंट नहीं हुआ, एक भी भर्ती नहीं हुई। आप अपने राज्यों से तुलना कर लीजिए, आप किसी भी चीज में तुलना कर लीजिए। आप 5 लाख का बीमे की बात करते हैं केंद्र सरकार की तरफ से, हम 25 चिरंजीवी में दे रहे थे, उसको बढ़ाकर 50 किया हमने अकाउंटेबिलिटी एक्ट, जिसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा है। राजस्थान पहला राज्य है जिसने राइट टू हेल्थ दिया, कांग्रेस की पहली सरकार थी जिसने राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन दिया। हम आज भी अधिकार देने की बात कर रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी एक्ट की हम बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इन चीजों पर चर्चा होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, अभी आपने बहुत सारे काम आलोक जी गिनाए, मैं आपको भी और राखी जी को भी इन चीजों से आज का ही आपको मैंने बीच में रोका, मैं आपको आज का एक स्टेटमेंट सुनाना चाहता हूं अशोक गहलोत साहब का। अशोक गहलोत साहब ने यह कहा कि मोदी जी गुजरात के चुनाव में आए थे और उन्होंने कहा मैं प्रभारी था गुजरात के चुनाव का, और वो बोले जनता के बीच में जाकर के कि ये मारवाड़ी आया है, मारवाड़ी की बात मत सुनना, मारवाड़ी की सुनोगे तो मैं कहां जाऊंगा। तो जनता ने भावुक होकर वोट दे दिया, वरना हम जीत जाते। इस पर गृहमंत्री ने भी जवाब दिया है। आप देखिए जरा, ये मारवाड़ी और गुजराती की बात कहां से आ गई राजस्थान के चुनाव में। जब मैं इंचार्ज था वहां पर गुजरात के अंदर 17 के अंदर, प्रधानमंत्री जो अभिनेता भी तो हैं जिस रूप में अभिनय करते हैं वो, मैं ओबीसी का हूं, मैं नीच हूं, मुझे नीच कह दिया। कमाल है, किसी ने नीच नहीं कहा उनको उस वक्त में, किसी ने नीच नहीं कहा, और एकदम माहौल बना दिया। एक मारवाड़ी आया हुआ यहाँ पर इंचार्ज के रूप में। भाई और बहनों, अगर मारवाड़ी की बात मानोगे तो मैं गुजराती हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा, मैं किसके पास जाऊँगा। और वोट ले लिए वहाँ पे भावुक बन करके। हम चुनाव काम में नहीं हो पाए, काम में होने वाले थे हम लोग उस वक्त में, गुजराती बन गए, मैं कहाँ जाऊँगा। अब वो गुजराती यहाँ आ रहा है ना, हम तो नहीं कह रहे कि ये गुजराती आ गया है। भाई और बहनों, गुजराती की बात मानोगे तो मैं कहाँ जाऊँगा, मैं तो आपके पास ही आऊँगा। बताइए आप, मैं भी तो कह रहा हूँ राजस्थान वासियों, गुजराती आके घूम रहा है यहाँ पर, वोट मांग रहा है, मैं आपका हूँ, मैं थासु दूर नहीं हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा। चलिए साहब, ऐसी चीजों का कोई जवाब नहीं। हम एक भी प्रत्याशी गुजराती नहीं है, सभी की सभी सीटों पर राजस्थान के ही धरती के पुत्र और बेटियां चुनाव लड़ रही। राखी जी, मोदी जी का ही डायलॉग सुनाकर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि गुजराती आकर वोट मांग रहा है, उसको वोट दोगे तो मैं कहां जाऊंगा।
देखिए, मुख्यमंत्री जी झूठ बोलने में हमारे बिल्कुल माहिर हैं और इसीलिए इस बात से भी ये मुकर गए कि किस तरह के शब्दों का प्रयोग मणिशंकर अय्यर जी ने प्रधानमंत्री जी के लिए किया था। जनता देख रही है कि जिसने बात की शुरुआत ही झूठ से करी, उसके आगे वाली बात पर क्या विश्वास किया जाए। अभी आलोक शर्मा जी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और सौरभ जी मैं बताऊं, क्योंकि मैं खुद राजस्थान से आती हूं, 5 साल हमने देखा है कि किस तरह की इनकी योजनाएं जो है वो धरातल पर रही। सबसे पहले ग्रोथ रेट का झूठा आंकड़ा इन्होंने दिया। 19% सर नहीं है ग्रोथ रेट, 11% ग्रोथ रेट है, उसको ठीक कर लीजिएगा। जहां तक आपने बात करी भर्तियों की, जिस तरह से इन्होंने कहा कि हमने रोजगार दिए, वो रोजगार का डेटा भी डबल कर दिया। 1,32,000 से ऊपर जो है इन्होंने रोजगार नहीं दिया और 1,32,000 में से भी 70,000 वो शिक्षक थे जिनका आखिरी में 2018 में हमारी सरकार ने जाते जाते सिर्फ एक रिक्रूटमेंट लेटर देना था, जो कांग्रेस पार्टी ने आकर के दिया। इन्होंने चिरंजीवी योजना की बताई बात। मैं सौरभ जी इनसे एक निवेदन करना चाहती हूँ, वो बार बार आकर के 25 लाख तक के बीमा की बात करते हैं। सौरभ जी इनसे एक व्यक्ति का पूछ लीजिए नाम जिसको कि चिरंजीवी योजना के अंदर 25 लाख का लाभ मिल गया हो। इसकी प्रक्रिया इतनी जटिल बनाई हुई है। एक मेडिकल बोर्ड बनता है, उसके बाद उसकी जांच होती है और फिर देखते हैं कि जरूरत है कि नहीं, और उसके बाद जाकर के वो मिलने का प्रोविजन है। और क्योंकि ऐसा प्रोविजन है, इसीलिए एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको चिरंजीवी योजना के माध्यम से 25 लाख तक का लाभ मिल गया हो। इन्होंने राइट टू हेल्थ की बात करी। इनसे ये पूछिए कि राइट टू हेल्थ के अंदर कितने हॉस्पिटल्स इंक्लूड हुए हैं। इनके फिर नियम कायदे ऐसे हैं कि सिर्फ दिखाने के लिए, जैसा मोदी जी कई बार कहते हैं ना कि बंदूक तो दी लेकिन गोलियां नहीं है, बंदूक तो है लेकिन लाइसेंस नहीं है। ऐसा ही काम ये लोग योजनाओं के माध्यम से करते हैं। आरटीएच के अंदर भी 2% से भी कम हॉस्पिटल्स जो है वो इंक्लूड हो पाए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को बताने की बात है जिसमें कुछ होना नहीं है। जवाबदेही कानून की बात इन्होंने की थी 2018 में, लेकिन उस जवाबदेही कानून का भी कोई ग्राउंड पे कुछ नहीं हुआ। तो मैं तो ये कहूंगी आलोक जी, 10 साल आपने जो काम किया राजस्थान के लिए, 10 साल हमने जो काम किया, मैं 2004 से 14 के बीच में जो यूपीए गवर्नमेंट रही, उस समय यहां पे 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से किया गया और हमने 2014 से लेकर 9.5 साल तक अब तक 8.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट राजस्थान में हुआ। चाहे वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवेज की बात हो, चाहे वो जामनगर अहमदाबाद एक्सप्रेस हाईवे की बात हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, वंदे भारत ट्रेन हो, और ऐसे ही आयुष्मान योजना में 1.25 करोड़ लोगों को लाभ मिला। 46 लाख लोगों को जल से हर घर पे नल की व्यवस्था हुई। 20 लाख से ऊपर पीएम आवास योजना हुई। 80 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि मिलता है। 85 लाख जो है वो टॉयलेट्स हम लोगों ने बनाए। तो ये चीजें लोगों को दिख रही है। बड़ी लंबी लिस्ट गिना दी आपने। अच्छा ठीक है, तरीके से सेंट्रल ठीक है, मैं जरा आलोक जी के पास जा रहा हूं। मैं आलोक जी, बहुत सारी बातें की, इनका उत्तर दीजिएगा। और ये जो मैंने अभी आपको बयान सुना है गहलोत साहब का, ये कहां मारवाड़ी और गुजराती की कहानी उनको याद आ गई आखिरी दिन प्रचार के? देखिए, मुझे लगता है पिछले 15 दिन से मोदी जी जब वहां पर प्रचार मंत्री के रूप में गए हैं बीजेपी के, वहां पर हमेशा उन्होंने कहा है कि मुझे देखिए, मेरे नाम पर वोट दे दीजिए। मैं राजस्थान में भी था, उससे पहले मध्य प्रदेश में भी था, मध्य प्रदेश में भी यही था, बस बाकी किसी को मत देखिए, मेरे चेहरे पर वोट दे दीजिए। और आरएसएस कह रही है कि आपके चेहरे पर और हिंदुत्व की जो बात थी, अब उससे काम नहीं चलेगा। ऑर्गेनाइजर जो इनका मुखपत्र है उसमें स्वयं लिख रही है वो। तो कहीं ना कहीं सब चीजें, मोदी जी तो देश को छोड़ के वहां जाकर दूसरे देशों में जाकर बताने लगते हैं मैं गुजराती हूं, मेरे खून में व्यापार है और पता नहीं क्या क्या। खैर, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, लोगों को अब एहसास होने लगा कि कैसे प्रधानमंत्री हैं वो और किस तरह की उनकी सोच है। आज वो चर्चा का विषय नहीं। राखी जी ने बहुत अच्छे कुछ चीजें कही, मैं राखी जी को बता देना चाहता हूं। 2020-21 में 11.5% थी और 21-22 के आंकड़े अभी पिछले हफ्ते ही शायद आए हैं, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, उसमें 19.50 है। दूसरी चीज जो इन्होंने कही कि भाई यहाँ पर क्या हुआ 5 साल में इन्वेस्टमेंट और ये और वो, दिल्ली मुंबई का जो कॉरिडोर है वो 2 तक मोदी जी ने चालू किया था, उसमें 5 कंपनियां इन्वॉल्व हैं और कितना लोन है और एनएचएआई की क्या हालत है वो पूरे देश को पता है कि किस तरह से प्राइवेट इन्वेस्टर्स का पैसा लगा है। दिल्ली से दौसा जाना हो तो एक छोटी गाड़ी का 4 व्हीलर का 600 रुपए से ज्यादा टोल है। उसका कारण ये है कि इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट की नहीं है, एनएचएआई की। तमाम प्राइवेट लोगों ने पैसा लगाया और वो वसूली करेंगे अब अगले 50 साल तक। खैर, वो जनता तय करेगी। हमने केवल ये कहा कि आज हमारा जो घोषणा पत्र है उसमें हम पहले 5 रुपया दूध के ऊपर जिस तरह से, आलोक जी माफी चाहता हूं, आपको मुझे बीच में रोकना पड़ रहा है। मथुरा में इस वक्त एक बड़ा कार्यक्रम चल रहा है संत मीराबाई के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त बोल रहे हैं। श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष
चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, प्रदेश सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, श्री संदीप सिंह जी, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण और इस कार्यक्रम की संयोजक यहां की लोकप्रिय सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी और अन्य सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित भाइयों और बहनों, राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, पिछले 9.5 वर्षों से इस देश ने और भारत की 142 करोड़ की आबादी ने एक नए भारत का दर्शन किया है। ये नया भारत जिसका वैश्विक मंच पर सम्मान बढ़ा है। आज जब आप दुनिया में कहीं भी जाते हैं, पूरी दुनिया पलक पावड़े बिछा करके आपका अभिनंदन करती है, तो स्वाभाविक रूप से 142 करोड़ का भारत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। आपके नेतृत्व में भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। आपने पिछले 9.5 वर्षों में देश की हर समस्या के समाधान को एक मार्ग दिखा करके उसे समाधान के लक्ष्य तक पहुंचाया है। भारत के सर्वांगीण विकास की जो कार्य योजना पिछले 9.5 वर्षों के अंदर न केवल बनाना बल्कि प्रभावी ढंग से उसका क्रियान्वयन आपके नेतृत्व में हुआ है। ये नए भारत के रूप में एक विकसित भारत की रूपरेखा दुनिया के सामने प्रस्तुत कर देता है। एक भारत है और श्रेष्ठ भारत भी है, जो विकास भी करता है, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू भी करता है। ये नया भारत अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति भी करता है और उनके पुनरुद्धार की कार्य योजनाओं को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ा करके आने वाली पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा भी प्रस्तुत कर देता है। काशी विश्वनाथ धाम आपके नेतृत्व में बन करके आज पूरी देश और पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। उत्तराखंड का केदारपुरी एक नए गौरव की अनुभूति करा रहा है। महाकाल का महालोक हो या फिर हमारा यह ब्रजभूमि में आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व में मथुरा वृंदावन को नगर निगम का दर्जा देना रहा हो या ब्रज तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से यहां के उन सभी 7 तीर्थों को विकसित करके एक नई कार्य योजना के साथ आगे बढ़ाना, मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, इन सभी को व्यवस्थित रूप से न केवल यहां की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए उसके विकास के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का अभियान आगे बढ़ाया गया। अभी तो वृंदावन क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रख करके बुनियादी सुविधाओं का विस्तार भी यहां पर करने का प्रयास हुआ है। आपने योग को दुनिया के अंदर लगभग 190 देशों तक आज योग, जो भारत की प्राचीन ऋषि मुनियों की एक धरोहर रही है, आज दुनिया इससे लाभान्वित हो रही है। इसे वैश्विक मान्यता उपलब्ध कराई, कुंभ को वैश्विक मान्यता दिलवाई और अब न केवल हमारी मथुरा बल्कि मथुरा, वृंदावन और यहां के सभी तीर्थ इस श्रृंखला में पिछले 9 वर्षों से लाभान्वित होकर के इस अभियान का हिस्सा बने हैं। और अयोध्या में तो हर व्यक्ति जान रहा है, जो कभी नहीं हो सकता था वह भी आपके नेतृत्व में होकर के 22 जनवरी का इंतजार भी कर रहा है। इस अवसर पर आपके द्वारा संत मीराबाई की स्मृतियों को 525वीं
जन्मोत्सव की स्मृतियों को आगे बढ़ाने के लिए आज आप स्वयं यहां पर उपस्थित होकर के एक डाक टिकट और स्मृति सिक्का जारी करने के लिए आए हैं। संत मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। वह मेवाड़ की रानी भी थी और संत रविदास जी की शिष्या भी थी। वे समता की प्रतीक भी हैं, ममता की प्रतीक भी हैं और साथ साथ भक्ति की पराकाष्ठा में पहुंची हुई मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, इस प्रकार की भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूबी हुई एक कृष्ण अनुरागी परम भक्त के रूप में उनके दर्शन भी पूरा भारतवासी, पूरी दुनिया करता है। इस अवसर पर आपका ब्रजभूमि में आगमन हम सब के लिए एक नई प्रेरणा है। मैं ब्रजवासियों की ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आपका एक बार फिर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार आपके मार्गदर्शन में, आपके नेतृत्व में न केवल विकास की बल्कि विरासत की इस परंपरा को अछूते बनाए रखने के लिए निरंतर कार्य करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। मथुरा से देव सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री महोदय की प्रेरणा से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। मथुरा से ब्रजरज कार्यक्रम में इस वक्त मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके तमाम मंत्री। संत मीराबाई के 525वें जन्मोत्सव के मौके पर यह कार्यक्रम यहां पर रखा गया है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं विशेष अतिथि के तौर पर और योगी आदित्यनाथ ने अपने इस संक्षिप्त भाषण में उन्होंने याद दिलाया कैसे कायाकल्प हुआ है सनातन धर्म के आध्यात्मिक भूमियों का, जैसे अयोध्या धाम है, राम मंदिर, भव्य राम मंदिर वहां बन रहा है। इसके अलावा काशी कॉरिडोर का जिक्र उन्होंने किया और अब एक विशेष डाक टिकट जो है वो जारी किया जाएगा संत मीराबाई के जन्मोत्सव के मौके पर। ये वो विशेष डाक टिकट है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल वहां पर इस वक्त मौजूद हैं। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। संत मीराबाई की 525वीं जयंती के अवसर पर इस मौके पर एक विशेष प्रस्तुति भी रखी गई है। सांसद और कलाकार हेमा मालिनी जी ये प्रस्तुति देंगी संत मीराबाई के जीवन पर। प्रधानमंत्री इससे पहले कृष्ण जन्मभूमि भी गए, पूजा की, उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त। और कृष्ण जन्मस्थान पहुंचने वाले, जाने वाले प्रधानमंत्री देश के पहले प्रधानमंत्री बने हैं। नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जो कृष्ण जन्मभूमि पर पहुंचे हैं विधिवत, जहां उन्होंने पूजा की अब से थोड़ी देर पहले। और अभी डाक टिकट देखिए जारी किया जा रहा है। और आज राजस्थान के चुनाव का अंतिम दिन भी है। वहां अपने सभाएं खत्म करके प्रधानमंत्री सीधे मथुरा पहुंचे हैं। तो सीधा कार्यक्रम मथुरा से, इसकी तस्वीरें आपके सामने हैं इस वक्त। बहुत से समीक्षक आज प्रधानमंत्री के इस मथुरा दौरे का राजनीतिक मतलब भी ढूंढ रहे हैं। यादव वोट का कनेक्शन भी बताया जा रहा है कि कैसे पूर्वी राजस्थान की 2 दर्जन सीटों पर कम से कम यादव वोटर जो है वो प्रभाव रखता है और आज ब्रजभूमि से शायद उसी वोट को साधने की कोशिश भी की गई।